अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर मारिया यूसुफ ओवर हियर। आज हम आपके पास एक और प्रोग्राम के साथ जो है हाजिर हुए हैं। हमारे गेस्ट जो है वो हैं डॉक्टर इम्तियाज, जो कि बहुत ही लर्नेड है और उनके पास बहुत सारी नॉलेजेस होती हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो सिविल सर्विसेज, उसकी बेहतरी के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं, हम उसमें क्या रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं जिससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इम्तियाज, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, आई होप आप खैरियत से होंगे। वास्साम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मारिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आज के लेके आए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार है और इसकी जरूरत है। सबसे पहले तो थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में बताइए कि सिविल सर्विसेज जो है व्हाट इज, आई मीन, इसमें जो है कितने हमारे पास जो है सब कैटेगरीज आ जाती हैं, किस तरह से जो है एक सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। CSS का एग्जाम जब क्लियर किया जाता है तो उसके बाद से जो है इंडक्शन कैसे होती है, एंड हाउ डू द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर डिफरेंट ग्रुपिंग, डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट शोबों में वो आगे कैसे जाते हैं, ये जरा बताइएगा सबसे पहले। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में जो और बड़े क्राइसिस आए, उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे और आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन जो थी पाकिस्तान के अंदर, जो हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर काफ़ी कमियां थी और बहुत सारी सिविल सर्विस जो थी वो अंग्रेज़ों पे मुश्तमिल थी, हिंदुओं पे मुश्तमिल थी, सिखों पे मुश्तमिल थी, जो कि अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं। उसके कुछ अफसरान को आर्जी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके रोका था, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चीफ सेक्रेटरीज, कुछ जजेस भी थे, कुछ इस तरह करके थे। तो ये बहुत बड़ा एक, आप कह लें कि एक चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, नए मुल्क के लिए, कि अपनी सिविल सर्विस को इस्तवार किया जाए। अब ये जो सेटअप है, जो हमारा मौजूदा बनता है, जिसको हम CSS बोलते हैं, इसके ज़रिए इंडक्शन की जाती है, इनटेक की जाती है ऑफिसर्स की डायरेक्ट इन ग्रेड 17, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर इनको अपॉइंट किया जाता है। और ये हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये मरकज़ के अंदर वो ये फ़राइज़ अंजाम देती है। सूबों के अंदर सूबाई सर्विस कमीशन है, जो सूबाई कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी इनटेक करती है। इसके लिए बाकायदा रिटन एग्ज़ाम भी होते हैं। तो जो CSS है, इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर ग्रुप से मुराद ये कि मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, जिसके लिए जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको एक मुकाबले का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम CSS एग्जामिनेशन कहते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसके ज़रिए से वो रिटन एग्ज़ाम होता है, काफ़ी लेंथी, काफ़ी कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होता है। उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उनका फिर वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, और वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। उसके अंदर काफ़ी सीनियर जो लोग हैं वो बैठ के उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, स्किल्स को चेक करते हैं, उनका जो नॉलेज है मुतलका फील्ड के, उसको चेक करते हैं। फिर उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी बिठाए जाते हैं ताकि वो भी जायजा ले सकें। उस एज ग्रुप के अंदर मिनिमम जो ग्रेजुएट होते हैं, जिनकी सेकंड क्लास होती है, सेकंड ईयर इन ग्रेजुएशन, वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। ये हर साल एक एग्जाम होता है। अच्छा, अब जो मुस्लिम कैडर है उसमें सबसे आप कह लें कि जो प्रोमिनेंट कैडर है वो PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कभी DMG कहते थे। उसके बाद फिर आ जाता है मुख्तलिफ कैडर, मैं उसको जिक्र कर देता हूँ, PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको कहा जाता है। फिर इसी तरह आगे चल के आप कह लें कि फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर लोग कुछ आ जाते हैं। फिर इनकम टैक्स ग्रुप है, उसके अंदर वो आ जाता है। फिर कस्टम्स ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, जो कि सेक्रेटेरिएट्स के अंदर मतलब सेक्रेटरियल वर्क्स करते हैं। फिर उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है। तो मेन ग्रुप्स तकरीबन ये है, जिसके अंदर एक कंबाइंड एग्जाम होता है। उसमें जो भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर सिविल सर्विस अकेडमी में, जो कि लाहौर में है, उनको सबको कंबाइंड एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कॉमन ट्रेनिंग होती है सबकी, जिसके अंदर सारी सर्विस के लोग होते हैं। इसके अंदर फिर मेरिट बनता है, और जो ऊपर के मेरिट के लोग होते हैं वो ऊपर की सर्विस में चले जाते हैं। जैसे आप कह लें PAS है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑलमोस्ट सबसे ऊपर यही जाती है। तो इसके अंदर जो जिन्होंने दोबारा से बोलिएगा, पाकिस्तान PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, जिसमें से असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, जो बाद में प्रमोट होकर डिप्टी कमिश्नर इस सर्विस पे आते हैं। अच्छा, तो वो बकायदा प्रेफरेंस जो है कैंडिडेट खुद देता है अपनी। अगर उसका मेरिट उसके हिसाब से आ जाए, उस पोस्ट के हिसाब से आ जाए, तो उसको वो महकमा एलोकेट हो जाता है। तो जब कंबाइंड ट्रेनिंग खत्म हो जाती है लाहौर में सिविल सर्विस अकेडमी में, जिसमें सारों को इकट्ठी ट्रेनिंग होती है,
वहां से फिर फारिग होके वो जिस डिपार्टमेंट का उनको एलोकेशन हुआ होता है उनकी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो फॉरेन सर्विस में जाना चाहे, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाना चाहे, तो वो मेरिट में आई थिंक थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है ना, पहले फॉरेन सर्विस आता है फिर इनकम टैक्स आता है। नहीं, आजकल जो सबसे ऊपर आ रहा है वो आ रहा है PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। किसी जमाने में फॉरेन सर्विस ग्रुप जो था वो नंबर 1 पे होता था, अब वो काफी नीचे आ गया है, बल्कि इवन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो वो भी ऊपर आ गई उससे ना। तो ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस के ऊपर। कैंडिडेट जिस हिसाब से प्रेफरेंस कर रहे होते हैं उस हिसाब से उसका वो आप कह लें उसको रीअलाइन कर देते हैं। तो उसमें फिर मेरिट पे अगर वो कैंडिडेट्स दोबारा रीटेक भी करते हैं एग्जाम, ये भी मुझे मालूम है, दे टेक द एग्जाम अगेन सो दैट दे कैन गो फॉर अ बेटर डिपार्टमेंट। हाँ, एक कैंडिडेट जो है अगर किसी एक खास डिपार्टमेंट जाना चाहता है और उसका मेरिट थोड़ा कम आया, उसको दूसरी ऑफर हो गई है, तो ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन वो रीअपियर हो जाता है अगले साल अगले सीज एग्जाम के अंदर, और उसमें कोशिश करता है कि अपना वो ग्रुप बेहतर कर ले। तो ये तो हो जाता है ट्रेनिंग इसकी, और उसके बाद फिर फील्ड ट्रेनिंग होती है उनकी। अगर असिस्टेंट कमिश्नर बन गया तो ज़ाहिर है कि असिस्टेंट कमिश्नर ड्यूटी उसको बोलते हैं, अंडर ट्रेनिंग हुआ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर के साथ अटैच हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। पुलिस वाले जो हैं तो वो फील्ड में आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ DPOs के साथ उनको अटैच कर देते हैं, फिर उनको एक असाइनमेंट भी दी जाती है, सब डिविजनल पुलिस अफसर भी उनको पोस्ट किया जाता है ताकि उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाए और साथ कुछ सीख सकें। तो इसी तरह जो दूसरे महकमे हैं जैसे पोस्टल सर्विस है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, या आप कह लें कि ये फॉरेन सर्विस है आपकी, और इसी तरह आप कह लें कि ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, कॉमर्स एंड ट्रेड मैंने बता दिया, कस्टम्स ग्रुप है, इनकम टैक्स का ग्रुप है। तो ये लोग जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग फिर करते हैं और वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी प्रमोशन। अच्छा, फिर इसके बाद इनका ये होता है कि ये पहली प्रमोशन जो ग्रेड 18 में होती है वो टाइम स्केल है इनकी ना, वो कुछ 6 साल बाद इनकी ग्रेड 18 की इनको प्रमोशन मिल जाती है। ग्रेड 18 से 19 में जाने के लिए एक इनको कोर्स करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है फर्दर अपने अपने महकमे की, वो भी कंबाइन होती है मुख्तलिफ, यानी आप कह लें कि इस्लामाबाद में भी होती है, लाहौर में भी अरेंज की जाती है। उसको आप कह लें कि जो मिडल मैनेजमेंट लेवल का उसका कोर्स होता है, वो जो क्वालिफाई करते हैं वो ग्रेड 19 में फिर चले जाते हैं। आमतौर पर 12 साल का सर्विस हो जाती है उनकी जब, तो वो ग्रेड 19 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और उनको ग्रेड 19 मिल जाता है। फिर उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग के लिए फिर आपने देखा जिसको पहले नीपा बोलते थे, वहाँ ट्रेनिंग होती है ग्रेड 20 के लिए। ग्रेड 21 के लिए जाने के लिए ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है उनकी। उसके अंदर बल्कि फौजी अफसर भी साथ शामिल होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ब्रिगेडियर बनना होता है, ब्रिगेडियर के ऊपर जाना होता है, वो भी वहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग का सिलसिला चलता रहता है। अब ये तो है वो सिस्टम जो चल रहा है पाकिस्तान बनने से चल रहा है। इसी तरह सूबाई कैडर के अंदर आप देखें कि वहाँ पे PMS उसको बोलते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, उसमें जो लोग आते हैं सूबाई ऑफिसर्स, उनको मुख्तलिफ सूबाई महकमों के अंदर ग्रेड 17 की पोस्टों के ऊपर पोस्ट किया जाता है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी उनको पोस्ट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स के अंदर भी उनको लगाया जाता है, सेक्शन अफसर भी लगा दिया जाता है। तो ये तो प्रोविंशियल का है। और पुलिस के अंदर जो लोग आते हैं सूबों के अंदर, उसमें सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर डायरेक्ट DSP भी ले लेते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी ग्रेड 17 ही का होता है, लेकिन वो प्रोविंशियल कैडर का होता है। पंजाब के अंदर जो ली जाती है इनटेक होती है, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस लेते हैं, और किस ज़माने में कुछ इंस्पेक्टर्स भी उन्होंने लिए थे, लेकिन अब ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स वो लेते हैं, फिर वो आगे प्रमोट होते होते फिर आगे DSP बन जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ SP भी बन जाते हैं बाज़ का। तो ये सेटअप है जनरली। अब इसमें जो है वो काफ़ी कुछ मैं समझता हूँ कि करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर ताकि इनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये चला आ रहा है, आप कह लें कि ऑलमोस्ट जब से आज़ादी हुई है पाकिस्तान की 1947 से लेके ये तकरीबन ये चला आ रहा है, कम बेश थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ। तो इसको आगे, तो ये तो है जी मौजूदा सेटअप जी। बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, अब पता है सिविल सर्विसेज जो है ना, they are considered as a symbol of aristocracy as well. अच्छा, यहाँ पे आप देखें शुरू से जो है प्रेफरेंस दी जाती है इंडक्शन में उन कैंडिडेट्स को जिनके पास अगर एडिशनल स्किल सेट है। आप ये देखिए किसी जमाने में कहा जाता था कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, या वो लोग जिनके पास जो है ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, और जब वो ये एग्जाम देते हैं सो दे हैव अ बेटर chance of clearing it and they are preferred over others. तो ये आप
आपको जो है ना, क्योंकि ये एक जो है सिविल सर्विसेज का जो कल्चर है वो पाकिस्तान बनने से पहले का है, ठीक है। तो इसमें जो एक सिंबल ऑफ एरिस्टोक्रेसी शामिल है, वो जो है उसकी हिस्ट्री क्या बनती है, ये थोड़ा सा बताइएगा द करेक्ट वे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी एक होता है कि सीट जाया कर दी, मेडिसिन को परस्यू नहीं किया, इंजीनियरिंग को परस्यू नहीं किया, लेकिन सिविल सर्विसेज में आते ही जो है उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड मोर स्किल्ड एंड एजुकेटेड। जब वो फॉरेन सर्विस में आते हैं एंड दे गो अब्रॉड, दे रिप्रेजेंट द कंट्री एट दे रिप्रेजेंट द कंट्री इन अ मच मच बेटर मैनर। हमारे यहाँ जब आप यहाँ से जाते हैं बाहर ना, so you are an ambassador of your own culture, of your own country. You have to portray the best, and you have to portray in a manner that people know exactly what you are about, your country is about. तो जो हमारे पॉजिटिव्स हैं वो आप जब खुद एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो आपकी शख्सियत, your personality should be such that others take to you, right? They see what you're for. तो उसमें जो है ना, हम जो ये एक सिंबल ऑफ जो मैं कह रही हूँ एरिस्टोक्रेसी शामिल था, तो वो यही होता था कि जो लोग ग्रूम्ड होते हैं ना, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, ताकि जब वो आगे जाते हैं तो वो अपने कल्चर को इस तरह से पोर्ट्रे करें कि जब वो वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, सो दे आर वेरी familiar with their ways, their culture, and intermingling is such that they find you at at your best, isn't it? So आता है, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए पहले जो था ये जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लाइक जैसे डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस हैं या इंजीनियर्स बनते हैं, इनको सीएस एग्जाम में अपीयर होने की इजाज़त नहीं होती थी। उसकी रीज़न है कि ये एक ख़ास फील्ड के अंदर इनको ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस में अभी तो चूँकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, जो भी अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चों को एडमिट करवा लेते हैं उनको। लेकिन जो पहले ये होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट के जो थे मतलब मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, उसके अंदर ही एडमिशन होते थे और उसके ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर ना, और एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सा उनका देखिए 5 साल एक बच्चे ने एमबीबीएस करना है, 5 साल का कोर्स करना है या बीडीएस करना है। इसी तरह इंजीनियरिंग में अगर जाएगा तो वहाँ भी उनका वो बन जाता है, 4 साल का बन जाता है। तो उन्होंने इंजीनियरिंग करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेरा मकसद कहने का है कि वो सारा पढ़ा के उसके बाद अगर वो आके उसने डिप्टी कमिश्नर लगना है तो वो तो दूसरी तालीम जिसने ली है वो भी कर सकता है ना ये काम। अच्छा, पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये होता था कि इनके चूँकि टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पता मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जबकि आम जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिसको आर्ट्स के हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे हिस्ट्री है या इस तरह की सोशल स्टडीज़ है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो है उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे इतने नहीं आते थे आमतौर पे। अच्छा, फिर बाद में जब इजाज़त दे दी गई तो उसमें आपने देखा कि अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये काफ़ी हद तक सिविल सर्विस में अच्छे मार्क्स लेके आ जाते थे और इनको फिर अच्छे ग्रुप भी मिल जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो पुलिस सर्विस में आ गए, जिसमें कई अब रिटायर भी हो गए, आईजी बन के रिटायर हो गए हैं कोई, अभी भी कई डॉक्टर्स हैं जो कि पुलिस सर्विस में हैं। इसी तरह जिसको डीएमजी सर्विस कहते थे, ग्रुप कहते थे, जिसको आजकल पीएस बोलते हैं, उसके अंदर भी डॉक्टर्स लड़कियां लड़के वो आ जाते थे। ऐसा करके वो सारा सिलसिला अब चल पड़ा है। अब इसमें जो जरूरत है वो है स्पेशलाइजेशन की। देखिए, आप एक अलग अलग इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इनको अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ेगा हर सर्विस ग्रुप को। उसके लिए जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है उसके लोगों के लिए अलग एग्जाम होना चाहिए। उसमें ये है कि अगर एक शख्स जो है वो मेडिकल है करके आया, डॉक्टर आया, तो उसको मेडिकल सर्विस के अंदर उसको इंटेक किया जाए, उसका इंडक्ट किया जाए और उन्हीं में से फिर सेक्रेटरी हेल्थ बने, उन्हीं में से जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ बने, उन्हीं में से एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ बने, उन्हीं में से वो सारे वो बने। ठीक है, अब क्या सूरत हाल है, अब सेक्रेटरी हेल्थ आमतौर पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बंदा होता है। अब नीचे सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, या पैरामेडिकल फील्ड है, या आप क्या लेके फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं वो हैं। अब ऊपर फेडरल सेक्रेटरी जो है वो पीएस ग्रुप का है, वो डॉक्टर नहीं है, तो उससे फिर कम से कम समटाइम ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बल्कि जो अभी प्रॉब्लम है वो है भी इस वजह से। इसी तरह एक इंजीनियर है, वो अच्छे मार्क्स लेके उसने अच्छा ग्रुप ले लिया, वो भी डीएमजी में आ गया या पुलिस सर्विस में आ गया। अब वहाँ पे आके बेसिकली तो टेक्निकल एक्सपर्ट है,
टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसकी प्रोफेशनल, उसको उसमें आना चाहिए ना। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि CSS का जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस पर स्पेशलाइजेशन को सामने रखा जाए। अगर एक कॉमर्स ग्रेजुएट है वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के लिए एग्जाम दे, और उनमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे वो जब कॉमर्स ट्रेड ग्रुप में आएंगे तो वो क्वालिफाइड होंगे ना, एजुकेशन भी वही होगी, उनकी बैकग्राउंड भी वही होगा। इस तरह डॉक्टर अगर हेल्थ सर्विसेज के लिए आएंगे तो वही उनके डॉक्टर्स में से बने जाके सेक्रेटरी हेल्थ, डॉक्टर्स में ही सारे वो बने। अच्छा, इसी तरह अगर पुलिस सर्विस है तो वो जनरल जो कैडर है, जनरल जो ग्रेजुएट्स हैं जैसे MBAs हैं या मास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस किया हुआ है, MAS किया हुआ है या मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाए, उसके अंदर वो एग्जाम दे। वो पुलिस सर्विस में भी उन्हीं को लाया जाए, या फिर लॉ ग्रेजुएट है ना साथ, ठीक है ना, LLB किया हुआ है, तो वो जो है ये DMG ग्रुप यानी जिसको PS बोलते हैं वो, और PSP सर्विस के लिए उनको उसके अंदर लिया जाए। अच्छा, इंफॉर्मेशन सर्विस जो है उसके अंदर किसको लिया जाए? जिसने मैस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, जो जर्नलिज्म को जानता है। तो जब इंफॉर्मेशन ग्रुप में वो आएगा जो मैस कम्युनिकेशन का क्वालिफाइड होगा तो वो जाहिर बात है अच्छा परफॉर्म करेगा, अपनी फील्ड में आ गया। इसी तरह अगर आप कह लें टैक्स सर्विस है, इनकम टैक्स सर्विस है या कस्टम है, उसके अंदर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाएं या दूसरे अकाउंटिंग के लोग MCOM वगैरह आ जाएं, ठीक है ना, तो वो लोग जब आएंगे तो वो क्या होगा, वो इस फील्ड को जानते होंगे और टैक्सेस वगैरह को। अब अगर वहां पे अगर एक डॉक्टर आके बैठ गया ऊपर जो कलेक्टर कस्टम लग गया या कमिश्नर इनकम टैक्स लग गया एक डॉक्टर, तो जाहिर बात है उसकी बेसिक ट्रेनिंग वो नहीं है, बेसिक तालीम उसकी वो नहीं है, उससे परफॉर्मेंस में फ़र्क जरूर आएगा। अगरचे ये महकमे के जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग करवाई जाती हैं उससे वो उनका तजर्बा तो हो जाता है कि एक स्टेज पे आके वो फिर मामला को समझते हैं, ये नहीं होता कि बिल्कुल नालायक होते हैं। लेकिन अगर क्वालिफाइड बंदा उस फील्ड का आ जाएगा उसका, इसी तरह फॉरेन सर्विस आप कह लें जैसे आपने जिक्र किया। अब फॉरेन सर्विस में अगर कोई शख्स जो है उसने इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ा हुआ है, उसमें मास्टर किया हुआ है या बाहर से कोई डिग्री लेके आया है, अगर वो फॉरेन सर्विस में आएगा तो जाहिर बात है जब एज डिप्लोमेट जब वो काम करेगा जाके तो यकीनन वो अपने काम को समझता होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से और वो ज़्यादा तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स अगर करनी है हमने सिविल सर्विस के अंदर, तो वो रिफॉर्म्स करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप स्पेशल राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, इसको इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। और उसमें इनका जो CS का जो कंबाइंड एग्जाम है कम्पिटिटिव, इसको ख़त्म करके इसको डिपार्टमेंटल वाइज इनके कम्पिटिटिव एग्जाम लिए जाएँ, कम्पिटिटिव एग्जाम हो इसी पैटर्न पे हो, लेकिन उनके अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जिस फील्ड का उनका है, ठीक है ना। तो इससे मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह से जब निकलेंगे ऑफिसर्स और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एक्सपीरियंस वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। जी एक्चुअली पता है क्या होता यही है ना कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो कई कैंडिडेट्स जो हैं वो बाद में जाके ट्रेनिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, फिर वो कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पे हमारी कमांड है, कुछ हम अब पढ़ रहे हैं। बिकॉज जाहिर है स्पेशलिटी बेस्ड जब आप बेसिक कर लेते हैं ना, जिसको आप कहते हैं आप मैट्रिक है आपका, ये O लेवल्स है, फिर A लेवल्स है, उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो फिर तो स्पेशलिटी बेस्ड स्टडी होती है ना आपकी, आपने जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ा आपकी कमांड उन पे ही होती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं सो यू हैव टू टेक, आई मीन यू हैव टू हैव अ कमांड ओवर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, आई थिंक आपका जो है पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी होता है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट इन जनरल इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट्स तो हैं। तो जाहिर है कि हम ये कहते हैं कि जब आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर एक डिपार्टमेंट वाइज जो है अलहदा से एग्जाम लिया जाए तो वो इजी भी हो जाएगा। एंड जिन कैंडिडेट्स ने मीनिंग अपनी स्पेशलिटी में कमांड हासिल की, उनके लिए जो है इट वुड बी ईजियर टू सिट इन एंड क्लियर एज वेल, बिकॉज इस तरह से तो उनको जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स से पहले जो है ना आगाही, आई मीन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है पहले उनको बैठ के जो है ना उसको स्टडी करना पड़ता है, एंड देन दे क्लियर द एग्जाम एंड देन देयर इज अ मेरिट व्हिच इज फॉर्म्ड, इजंट इट सो? ऐसा ही है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। उसमें ये हो जाएगा कि कैंडिडेट्स जो है वो स्ट्रीमलाइन भी हो जाएंगे एंड दे कम अप विद देयर ओन, आई मीन फ्रॉम विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स, विद इन देयर ओन स्पेशलिटीज। असल चीज़ तो ये है कि जब देखो ना, अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप मुझे हेल्थ में सर्विसेज में लेंगे तो यकीनन मैं डॉक्टर्स के मसाइल भी जानता हूँ, पेशेंट्स के मसाइल भी जानता हूँ, जो मेडिसिन के इश्यूज हैं वो भी मैं जानता हूँ,
या इसी तरह उसके अंदर आप देखिए कि फार्मेसी के भी ग्रेजुएट्स होते हैं, वो भी उसमें आ सकते हैं हेल्थ के अंदर, वो भी इसको सारा जानते होते हैं। इस तरह जैसे मैंने जिक्र किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिससे वो पढ़ा है वो ज़ाहिर है कि अच्छा फॉरेन सर्विस में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा हुआ है उसने। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो बेहतरीन होंगे किसके लिए, पुलिस सर्विस के लिए, या इसी तरह जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो पुलिस सर्विस के लिए बेहतर होंगे, पीएएस के लिए अच्छे होंगे, और दीगर इस तरह की जो सर्विसेज है उसके अंदर ही वो एडजस्ट हो सकते हैं। और जैसा कॉमर्स एंड ट्रेड को मैंने जिक्र किया कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो हैं जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी हुई है और एमकॉम वगैरह किया या इस तरह की दीगर डिग्रियाँ ली हुई हैं, अगर वो उसमें आएंगे तो यकीनन वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। जो अपनी फील्ड के अंदर वो आ जाएंगे ना, तो टैक्स के अंदर मैं समझता हूँ कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं ना, वो ज्यादा वो आने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर उसमें सारी उम्र उन्होंने फिर वही काम करता है, उनको कमांड होता है बिल्कुल फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ ना काम करने में। बिल्कुल 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 ठीक कहा कि उनको जो है उन्हीं शोबों में लेके जाया जाए ना आगे भी, हेल्थ वालों को हेल्थ के साथ, अकाउंटिंग वालों को आगे टैक्सेशन के में जो है वो आप जो है टैक्स के इनकम टैक्स वगैरह की तरफ ले जाए। बिल्कुल ठीक है। उस तरह से जो उनकी महारत है उसी उसी फील्ड में उनकी आगे ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक मजीद स्किल सेट को जो है ग्रूम अप किया जाता है एंड देन दे परफॉर्म बेटर एज वेल। ये बहुत ही अच्छी बात आपने की, दैट वी इट बिकम्स अ स्पेशलाइज्ड फील्ड बाय इटसेल्फ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत ही अच्छी बात। तो ये है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बकाया जो है ना डॉक्टर इम्तियाज, सबसे पहली चीज ये है ना कि कुछ बेसिक्स जो हैं जो मेरे ख्याल में होने चाहिए हर, आई मीन when you're communicating with people from across the globe, be it that you are coming up as an assistant commissioner or a commissioner or you're a police officer, लैंग्वेज की कमांड जरूर होनी चाहिए आपको। जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है वो जरूर आनी चाहिए। जब आप फॉरेन सर्विस में जाते हैं फिर तो आपका जो है योर लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई इन कम्युनिकेटिंग। तो उसमें जो है ना ये मेरे हिसाब से जो एक होता है ना इंग्लिश का जो एग्जाम ये इंक्लूड करते हैं, उसमें स्पोकन इंग्लिश जो है ना उस पर कितनी कमांड है, दैट शुड ऑलवेज बी देयर, ताकि जब आप दुनिया में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो है ना you should be, as they say, so well versed that you actually look like an ambassador of your own country। क्यों, क्या ख्याल है आपका? एक्चुअली जो लैंग्वेज का इशू है ना, ये बड़ा इशू इनके लिए नहीं होता, क्योंकि जिस लेवल पे ये सीएस करके एग्जाम आते हैं ना लोग, ये जो मुख्तलिफ पेपर्स देते हैं, मुख्तलिफ सारा टाइम इंग्लिश में होता है, और फिर वाइवा जो है वो भी इंग्लिश में होता है जनरली इनका। तो ये इतना पढ़े लिखे होते हैं, इतने काबिल होते हैं वे, ये ज़ाहिर बात क्रीम है ना, तमाम जो ग्रेजुएट्स उनकी क्रीम होती है, उसमें से ये लोग चंद एक लोग हर साल कोई ऑलमोस्ट 70-80 या 100 के करीब लोग जो है वो सिविल सर्विस में आते हैं ना मुख्तलिफ कैडर में। तो लैंग्वेज का इनका बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा इशू नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज खास पर अगर हम बात करें। फिर जब उसके बाद जब ये ट्रेनिंग में जाते हैं तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए बाहर जाए इनको भेजा जाता है। हर महकमे के जो ऑफिसर्स हैं वो शॉर्ट कोर्सेज या लोकल कोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, वो मुख्तलिफ इनका सिलसिला चलता रहता है। तो लैंग्वेज में मैंने आज तक यानी आम तौर पर मैं चूँकि बहुत सारे ऑफिसर्स को मिलता रहता हूँ, मुलाकात रहती है, तो लैंग्वेज का मुझे इशू इतना ज़्यादा मैंने नज़र नहीं आया। अगर पुलिस अफसर भी कोई है, कोई एसपी है, तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि उसको इंग्लिश ना बोलनी आती हो या उसको इंग्लिश लिखनी ना आती हो। सो लैंग्वेज इज नॉट ए बिग इशू फॉर देम। असल चीज़ है कि जो उनकी जो प्रोफेशनल जो जिस प्रोफेशन के अंदर हैं उसके अंदर उनका एप्टीट्यूड कितना है, और फिर उनकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर पुलिस के अंदर पहले तो ये है कि उसके अंदर पुलिस सर्विस हुई या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुई, इसमें खिदमत का जज्बा चाहिए, अफसरी का जज्बा नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली अवाम की खिदमत के लिए है ना ये सर्विस, कि लॉ नाफिज करना है, लॉ इन्फोर्स करना है, क्रिमिनल्स को काबू करना है, उनको लॉ के मुताबिक सजाएं दिलवाना है कोर्टों से, और जो आम पुरअमन शहरी हैं उनके अमन को, उनकी जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना है। और इसी तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको क्या करना है, उसको अवाम को जितनी भी फैसिलिटेशन है वो करनी है, कीमतों को कंट्रोल करना है, और ज़ाहिर बात पुलिस के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्हें देखना होता है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखना होता है कि वहाँ पे कोई माफियाज ना बने, कोई गुंडागर्दी ना हो, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हो, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना आए, इस तरह की जो चीज़ें ये करनी होती है।
तो इसमें एप्टीट्यूड चाहिए पहला, और दूसरा फिर चाहिए उसके अंदर आपका कि स्किल्स। तो स्किल्स मैं समझता हूँ कि महकमों के अंदर अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती है ट्रेनिंग्स की, मतलब शार्ट कोर्सेज और दूसरे कोर्सेज, क्योंकि हर अगले रैंक पे जाने के लिए, हर अगले ग्रेड में जाने के लिए एक एग्जाम इनको पास करना ही पड़ता है ना। उसमें फॉरेन ट्रिप भी होते हैं इनके, यानी खासतौर जो सीनियर लेवल पे जो कोर्सेज चलते हैं, अगर ग्रेड 20 में जाना है उन्होंने 19 से, तो उनका एक फॉरेन ट्रिप भी होता है, वो बाहर भी जाते हैं। 20 से 21 में अगर जाना है तो तब भी वो, उसके लिए भी फॉरेन ट्रिप भी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो, वहाँ पे कोर्सेज भी होते हैं उसके। तो मेरा मकसद कहने का वो तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनकी बेसिक जो प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जिस फील्ड में वो जा रहे हैं। और वो तभी होगा कि जब आप इस CS के मौजूदा जो सेटअप है इसको आप थोड़ा रिफॉर्म करेंगे और डिपार्टमेंट वाइज इनके एग्जाम लेंगे, ताकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब आए। और जब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब आएगा तो यकीन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उन लोगों के निस्बत से जो कि पहले उनको ट्रेनिंग नहीं है उस फील्ड के, वो नहीं है, और आके फिर वो तजर्बे के साथ कुछ सीखते हैं, कई साल लग जाते हैं उनको सीखते हुए। ये जो है ये पहले दिन ही परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा प्रोग्राम जो लोग सुन रहे हैं, इसमें हुकूमत के लोग भी सुन रहे होंगे यकीनन, मुल्क को मौजूदा हालात में, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्योंकि पहले जो सिस्टम बना था वो इंडिया का बनाया था जो गुलाम मुल्क था, तो गुलाम मुल्क को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और थी जो हुकूमत बरतानिया ने बनाया। इंडिपेंडेंट स्टेट है, उस पे अब ये चलाने डेमोक्रेटिक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट अब कुछ और है। अब यहाँ पे अफसरी नहीं है बल्कि सर्विस है, खिदमत है, ठीक है ना। तो ये एक मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स के अब काफ़ी साल हो गए मुल्क बने, बहुत पहले हो जानी चीज़ें, लेकिन अभी भी चले, इट्स नेवर लेट, अभी कर ली जाए तो बेहतर है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हर एरा के अच्छे पॉइंट्स भी हम जहन में रखते हैं ना। उस दौर में भी हम जो कहते हैं ना, जब हम एथिक्स और एटिकेट्स को प्रेफर करते थे तो वो इसीलिए था कि वो एक ब्रिटिश एरा की जो एथिक्स और एटिकेट्स थे वो हमारे जो अवाम में जिनमें वो इंस्टिल थे, तो वो लोग ज्यादा पसंद किए जाते थे, बिकॉज उनका वे ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट था, उनका जो है उनका शऊर जो है वो बाकियों से जरा मुख्तलिफ था। तो हम उस एरा की भी जो है पॉजिटिव्स वी ऑलवेज टेक इट फ्रॉम देयर और हम लेके चलते। जाहिर है आप एक डे टू डे रूटीन में देखिए, किसी अफसर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले आप देखते हैं ना कि ये किस तरह का बंदा था। उन्होंने अगर कोई आपने के साथ कोई है ना, किसी अगर कोई काम है या ये ना जो आपका कोई मामला है उनके साथ, तो वो किस तरह से उन्होंने उसके साथ डील किया, कॉम्पिटेंसी लेवल क्या थी, वे ऑफ डीलिंग। तो ये सब जो है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब का एक होता है ना प्रोटोकॉल, इसी तरह ऑफिसर्स का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उनकी रूटीन बड़ी प्रिम एंड प्रॉपर होती है उसमें। बिकॉज आर्म फोर्सेस में देखो उनकी कितनी जो है एक सिस्टमेटिक, जिसको कहते हैं दे हैव अ वेरी, आई मीन दे हैव अ वेरी प्रॉपर रूटीन। इसी तरह ऑफिसर्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जो है वो मैंडेटरी होता है। आजकल के दौर के हवाले से जब हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, तो हम जो उस दौर की खास जो अच्छी बातें हैं वो भी अपने में जो है ना रखें, और जो एक स्पेशल डिमांड है कि जो इस दौर के हवाले से, बिकॉज वी आर हियर टू सर्व, नो डाउट हम सर्व करने आते हैं, लेकिन हम किस तरह से एक एग्जाम्पलरी सर्व जो है ना बन के सर्व करते हैं और लोगों की बेहतरी को और इदारों की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए सर्व करते हैं, उसके बारे में जाते जाते आप एक आखिरी बात जो है वो या कोई मशवरा जो है वो देके जाए। हमारी सिविल सर्विस में जिस तरह वो काम कर रही हैं वो तजर्बा हमारे सामने है, ठीक है। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, ये तो नहीं है कि ज़ाहिर बात है एक सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, तो उस पर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है सिविल सर्विस ने, और बड़े बड़े क्राइसिस को भी देखा उन्होंने और उसको संभाला। तो वो जो तजर्बा है, वो जो चीज़ें उसको साथ सामने रखते हुए आइंदा के लिए राहें बनानी ना हमने, आइंदा के लिए उसको हमने देखना है कि आइंदा इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है ना। मतलब कोई भी सिस्टम हो, कोई भी निज़ाम हो या कोई भी शख्सियत हो, उसके अंदर बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। तो वो जो उसका जो अच्छी चीज़ें हैं जो मौजूदा अगर हमारे तजर्बे में जो आई हैं, मौजूदा सिविल सर्विस की मुख्तलिफ जो कैडर्स हैं, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसको सामने रखते हुए हमें चाहिए कि आइंदा के लिए हमें इसको मज़ीद इम्प्रूव करके उसमें कुछ नई चीज़ें डाल के, ताकि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। जैसे हमने जिक्र किया कि इसको प्रोफेशनली आप कह लें कि इस तरीके से तरतीब दिया जाए और अलग अलग करके किया जाए, ताकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब आ जाए, जिसकी राइट क्वालिफिकेशन हो, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन हो, और वो रेलेवेंट फिर जब फील्ड में जाएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये एक वाहद हल है इसका,
और इसमें यकीन और रखो बाकी ये बताया जो है बाकी दुनिया के साथ, वो कहते हैं ना टू कम अप टू बी एट द सेम लेवल। ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, बाहर भेजना चाहिए हमारे ऑफिसर्स को, ताकि वो वहाँ की देखें बायलॉज किस तरह वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, हमने उसको किस तरह लेके आना है बिल्कुल अपने सही, हालात के मुताबिक उससे अपग्रेडेशन के लिए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा जरूरी है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम हमेशा जो है एक उन क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं जो एक किस्म की जिसमें practical appreciation भी हो। We really welcome that. So we would be really looking forward to your queries and suggestions. And take care till the next show there. Okay, Dr. Imtiaz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।